Hi students, once again we will discuss about the pharmacology and topic is this macrolides antibiotics. It comes in the chemotherapy of antibiotics. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में और इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। एक छोटी सी टॉपिक है, तो चलिए हम देर नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या मैक्रोलाइड्स बाय इंट्रोडक्शन, ये एंटीबायोटिक्स होता है। और इंट्रोडक्शन के अलावा हम और क्या देख सकते हैं इसमें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, ओके एंड मैनी मोर्स। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मैक्रोलाइड्स का। मैक्रोलाइड्स एक एंटीबायोटिक होता है स्टूडेंट्स, और ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस आर सच अ ड्रग्स व्हिच किल्स द बैक्टीरिया, ओके, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स होता है, तो इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए फर्स्ट पॉइंट वाइज आप देखिए, एरिथ्रोमाइसिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। एरिथ्रोमाइसिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। तो अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता था या किया गया है किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। अब क्वेश्चन इज दैट कि एरिथ्रोमाइसिस एरिथ्रस होता क्या है, तो स्वाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, स्वाइल लिविंग बैक्टीरिया। तो इस स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिट्टी में रहता है, और उस बैक्टीरिया से मॉडिफाई करके जेनेटिक्स मटेरियल्स निकाल करके और उससे जो बनाया जाता है वो एरिथ्रोमाइसिन होता है। एरिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द मैक्रोलाइड्स। इज दैट क्लियर? तो एरिथ्रोमाइसिन के साथ इसमें और कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड्स। तो देखिए इसमें रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ओके, ये रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन ये नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि नैरो स्पेक्ट्रम्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। इसमें सबसे जो अच्छी जो एंटीबायोटिक्स है जो एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स कम हैं और ये अच्छा वर्क करता है। ये सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड्स हैं। इसी तरीके से अगर जब आप इसके क्लासिफिकेशन को आप पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन को लर्न करेंगे, तो आपको और इसमें अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी कि मैक्रोलाइड्स में कौन कौन से और भी ड्रग्स हैं जो आते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपको मैंने बताया कि एरिथ्रोमाइसिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, और ये रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आर सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड्स, यानी सेमी सिंथेटिक होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट, यानी एरिथ्रोमाइसिन कौन कौन से बैक्टीरिया को मारता है, यानी कि किल करता है या बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। तो आपको एक और जानकारी दे दूं कि मैक्रोलाइड्स जिसके अंदर जितने भी एंटीबायोटिक्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल, ये दो टर्म्स आता है जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानने जरूरी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स इट मींस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स।
एंड बैक्टीरियोसाइडल इट मीन्स किल द बैक्टीरिया, यानी जो एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक विच इज यूज फॉर द किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। ओके, तो अब एरिथ्रोमाइसिन के बारे में हम पहली ड्रग जो पढ़ेंगे मैक्रोलाइड्स की, वो एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है? तो ये एक मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है। तो इसके कहाँ पे वर्क करता है? तो एस पायोजेनिक, एस निमोनिया, एन गोनोरिया, सी परफ्रिंजेंस, सी परफ्रिंजेंस, सी डिप्थीरिया, लिस्टीरिया, माइकोप्लाज्म। एंड नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग इन योर माइंड कि एस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये आपको लगता होगा कि ये एस क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये एस है, एस पायोजेनिक, एस निमोनियाई एंड गोनोरियाई, सी परफ्रिंजेंस, सी डिप्थीरियाई, लिस्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। ये है क्या चीज? तो इस पे जो एरिथ्रोमाइसिन वर्क करता है, यानी ये बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। और आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि ये निमोनिया है, तो निमोनिया यानी निमोनिया से, तो ऐसे बैक्टीरिया जो निमोनिया को फैलाते हैं, निमोनिया जो डिजीज है, गोनोरिया ये भी डिजीज का नाम है ना। तो इस डिप्थीरिया, तो इस तरीके से आप ये जान पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, ठीक है, डिजीज है। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब एस इट मींस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक, स्ट्रेप्टोकोकस, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक। और ये क्या करते हैं? तो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं कि जो मवाद यानी जो पस, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को बेकार करते हैं, डैमेज करते हैं, वो जो पस का फॉर्मेशन होता है, मवाद का फॉर्मेशन होता है, जैसे किसी वुंड्स में या फोड़े में जो पस भर जाते हैं, येलोइश कलर के होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पस। और ये कब किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक के कारण होता है, जो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। तो इसकी अगेंस्ट में भी एरिथ्रोमाइसिन वर्क करता है, यानी कि दिया जाता है। नाइसेरिया गोनोरिया, तो गोनोरिया क्या है? तो गोनोरिया इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट सफर बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, तो ये गोनोरिया डिजीज है जो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। अगर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्स से फैलता है, यानी कि सेक्स करने से एक व्यक्ति को अगर गोनोरिया है, अगर वो किसी के साथ सेक्स करता है तो दूसरे को भी गोनोरिया हो सकता है। और इसको गोनोरिया के जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं नाइसेरिया गोनोरिया। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। अब ये क्या करता है? कॉज डायरिया। ओके, तो ये डायरिया, तो डायरिया जो है ये फैलाता है क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया, है ना। ये डायरिया फैलाता है और ये इसके स्पेसीज जो है डिप्थीरिया भी होता है इससे, है ना, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, है ना। तो ये कॉज बाय इसके कारण है कि डायरिया जो होते हैं, डायरिया यानी कि जितने भी आप फूड कंटामिनेटेड फूड अगर खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं या ओपन प्लेस पे अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें जो अगर कंटामिनेटेड है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से, तो इट मे कॉज यू सफर फ्रॉम डायरिया। ओके, माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा ये आपका अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ये भी बैक्टीरिया है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका रोल होता है। तो इसमें भी आप एरिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि मैक्रोलाइड्स की क्लास की ड्रग्स को यूज किया जाता है। लिस्टीरिया क्या है? लिस्टीरिया इट इज अ टाइप ऑफ द बैक्टीरिया फाउंड इन अनपास्चराइज्ड मिल्क, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है? फूड वगैरह में तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनपास्चराइज्ड, कभी आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा, क्या पैकेट का मिल्क आता है बाजार में, अगर वो पास्चराइज होता है, अगर आप पैकेट में पढ़ेंगे तो पास्चराइज होता है, लेकिन अगर वो सही ढंग से पास्चराइजेशन ना हो तो उसमें लिस्टीरिया नामक बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, जो कि ये भी कॉज करते हैं डायरिया और डिसेंट्री के, एब्डोमिनल पेन के। बैक्टीरियोइड, देखिए बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस फाउंड इन ह्यूमन कॉलन।
अब इसमें देखिए कि इसमें इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बी फ्रेजिलिस, यानी इसका मतलब हो गया कि एरिथ्रोमाइसिन बी फ्रेजिलिस पे वर्क नहीं करता है। ओके, इफेक्टिव। तो ये क्या होता है, तो फाउंड इन ह्यूमन कॉलन, यानी कि इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है कॉलन का, तो बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइल फाउंड इन द ह्यूमन कॉलन, यानी आपके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है, बट इफ by any conditions, if these bacteria goes to the blood stream, then it may cause diseases. Okay, जैसे डायरिया हो सकता है आपको, तो जब तक ये आपके बॉडी कॉलन के अंदर होता है तब तक आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। ये आपके लिए यूजफुल होता है कि आपके वो फ्लोरा और फौना की बात आती है, जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रोडक्शन था आपका मैक्रोलाइड्स के। अब हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइड्स बाइंड टू बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सबयूनिट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। इट्स वेरी सिंपल कि इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सबयूनिट होता है, उसमें बैक्टीरिया mRNA प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस से बैक्टीरिया अपना प्रोड्यूस करता है, दूसरी बैक्टीरिया को रिजर्व देता है या बनाता है, फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस ही करा देता है जब हम एरिथ्रोमाइसिन को देते हैं, यानी मैक्रोलाइड्स की ड्रग्स को अगर हम दे रहे हैं तो उससे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, और वहाँ से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्रोलाइड्स क्या है, बैक्टीरियल स्टैटिक्स है। ओके, तो आप समझ गए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ एक लाइन का है, एरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइड्स बाइंड टू बैक्टीरियल 50S ribosomal subunit and inhibit protein synthesis. That is enough to write in your examination if comes mechanism of action of macrolides. अब इसके बारे में और आप जान लीजिए क्या होता है। They are bacteriostatics, but at high concentration they can act as bactericidal agents. यानी ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स तो होता है, लेकिन अगर इसके हाई कंसंट्रेशन पे डोज थोड़ा बढ़ाया जाए, हाई कंसंट्रेशन दिया जाए, तो ये बैक्टीरियोसाइडल भी एजेंट साबित हो सकता है या होता है। दे आर मोर एक्टिव एट एल्कलीन पीएच, यानी कि ये एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, एल्कलीन पीएच में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी आप इसको आप क्लियर कर लेंगे जब फार्माकोकाइनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में इसके क्या है कि एरिथ्रोमाइसिन इज एडिक्वेटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द अपर जीआई ट्रैक्ट, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन कहाँ एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। एब्जॉर्ब यानी कि डिसोल्यूशन, अब्जॉर्प्शन जो आपने पढ़ा होगा इससे पहले जो जनरल फार्माकोलॉजी में, तो आपको ये चीज़ का ये वर्ड्स का आइडिया होगा। तो अपर जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स, कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो चलिए और भी हम देख लेते हैं। अब आते हैं it is destroyed by gastric acid. Acid labile होता है, hence must be administered as, देखिए अब एसिड लेबाइल का मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा एल्कलीन नेचर में ज़्यादा ये एक्टिव होता है, ठीक है। अभी आपने वहाँ देखा इससे पहले
तो अब आता है कि इट इज डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक एसिड, एसिड लेवल, यानी कि एसिड लेवल का मतलब एसिड सेंसिटिव होता है। अगर एसिड इस के संपर्क में आएगा तो मैक्रोलाइड्स की जो ड्रग्स है एंटीबायोटिक वो अपना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। Hence must be administered as enteric coated tablets to protect it from gastric acid, protect it from gastric acid। तो इससे बेहतर क्या होगा कि अब तो एसिड हमारे स्टमक में है और एसिड के संपर्क में अगर आता है तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे हम एंटेरिक कोटेड बनाते हैं। टैबलेट्स के बारे में जब आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा तो टैबलेट्स एंटेरिक कोटेड होता है, शुगर पिल्स कोटेड होता है ना। आपने बहुत सारे टैबलेट्स के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एंटेरिक कोटेड का मतलब ये हो गया कि हम जहाँ पे चाहेंगे टारगेट प्लेस पे जाकर जब डिसोल्यूशन होता है टैबलेट्स का तो वो एक टारगेट हम बनाते हैं, टारगेट बेस होता है जिसको हम एंटेरिक कोटेड बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट होता है जिससे एसिड के संपर्क में एसिड से बाहर निकल जाता है। एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फूड में डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। अब फूड यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ अगर हम लेते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन के एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। It is widely distributed in the body and reaches therapeutic concentration in prostatic secretion but does not cross BBB, blood-brain barrier। ये blood-brain barrier को क्रॉस नहीं करता है, ये बॉडी के हर जगह पे चला जाता है, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन देता है, एक्शन देता है। It is partially metabolized in liver and excreted in biles, है ना। ये थोड़ा बहुत आंशिक रूप से लीवर में मेटाबोलाइज भी होता है, एक्सक्रीटेड इन बाइल्स, और बाइल्स के थ्रू निकल जाता है। क्योंकि क्या करता है, लीवर बाइल्स को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है और बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर करता है। तो उस तरीके से वो मेटाबोलाइज तो होगा लेकिन वो सिक्रीट हो जाएगा बाइल के जूस में, जब बाइल जूस में। अब प्रिपरेशन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, अब इसकी प्रिपरेशन क्या है, अगर आप मार्केट में देखते हैं तो साल्ट एरिथ्रोमाइसिन, सिर्फ सिंपल से एरिथ्रोमाइसिन नहीं लिखा होता, कुछ उसके 3 तरह के फॉर्म में इसके साल्ट होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन बेस, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट एंड एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट। ठीक है, ये 3 बेस एरिथ्रोमाइसिन के साल्ट के नेम हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन बेस, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट, एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट। ठीक है, अब इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट, द कॉमन साइड इफेक्ट आर रिलेटेड टू जीआई ट्रैक्ट, यानी इंटेरल टॉक्सिसिटी लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया। तो पेट दर्द हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है जीआई ट्रैक्ट में, ये जब इसके एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, और डायरिया हो सकता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में यानी स्किन रैशेस हो सकते हैं। ड्रग फीवर, यानी कि क्या कोई दवा खाने से फीवर हो सकता है? यस, दवा खाने से फीवर हो सकता है, आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, और वो है मैक्रोलाइड्स की ड्रग एरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो स्किन रैशेस के साथ साथ क्या होगा, ड्रग फीवर, उसको ड्रग फीवर बोलते हैं। इस्नोफिलिया एंड हेपेटाइटिस विच कोलेस्टेटिस, जॉन्डिस, आपका इस्नोफिलिया बढ़ सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। पर्टिकुलरली विथ एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट, अगर आप एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट अगर आप देते हैं या खाते हैं तो उसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम झेल सकते हैं। इंसिडेंस ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी इज मोर इन प्रेग्नेंट वुमेन, और लीवर यानी कि लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉइजनस हो सकता है अगर हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं या वो खाते हैं। तो अब आता है कि ड्रग इंटरेक्शन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आर एंजाइम इनहिबिट, hence increase the blood level of numbers of drugs such as theophylline, carbamazepines। अभी देखिए आपके ड्रग्स के नाम हैं और आपको बताने हैं कि ये किस काम में आते हैं। जैसे ये थियोफाइलिन है, कब हम देते हैं, जो भी वीडियो देखे वो जरूर बताए। कार्बामाज़ेपिन्स है, कार्बामाज़ेपिन्स वैल्पोरेट है,
वारफेरिन है, डाइजॉक्सिन है, ओके, डाइजॉक्सिन एंड साइक्लोस्पोरिन है, एंड पोटेंशिएट देयर इफेक्ट्स। इसके पोटेंसी के को ये क्या कर लेगा, थोड़ा कम कर देगा, है ना, इफेक्ट करेगा अगर आप इन ड्रग्स के साथ एरिथ्रोमाइसिन देते हैं या दिया जाता है। तो ये हमारे ड्रग इंटरेक्शन है। एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन कैन प्रेसिपिटेट फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया। आप एरिथमिया को जानते होंगे, यानी कि एरिथमिया क्या होता है, इर्रेगुलर ऑफ हार्ट बीट। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो चाहे एरिथ्रोमाइसिन हो, और वो एरिथमिया का कंडीशन ला सकता है व्हेन गिवन विद सिसाप्राइड। आप देखिए, लेकिन ये कब होगा, जब आप कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के साथ इसको दिया जाता है, जैसे सिसाप्राइड है, एस्टिमिजोल है, टर्फेनाडिल है, ये ड्रग्स के नाम है। आपको बताना है कि इन ड्रग्स जितने भी अपने ग्रीन इन सर्कल है, ये आपको बताना है कि ये ड्रग्स किस काम में आते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे मैं फिर बताऊंगा। सच इंटरेक्शन आर नॉट सेम विद एजिथ्रोमाइसिन। अब ये जो प्रॉब्लम है कि इन ड्रग्स के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी इसके ज़्यादा हैं और इसके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा हैं। तो इसी को देखते हुए मैक्रोलाइड्स में एक और ड्रग्स दिया गया, इंटरेक्शन आर नॉट सीन विद एजिथ्रोमाइसिन, यानी एजिथ्रोमाइसिन के साथ ये ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एरिथ्रोमाइसिन के साथ ऐसा इसका नहीं है तो इसके ड्रॉबैक क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि इसके ड्रॉबैक मैक्रोलाइड्स के, यानी कि मैक्रोलाइड्स ग्रुप की ड्रग्स के ड्रॉबैक, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, है ना, इसके ड्रॉबैक आप अपने हिसाब से बताएं। ड्रॉबैक का मतलब कि इसकी कमियां, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। ठीक है, सो थैंक यू। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, ताकि आपको आने वाले हर समय आपको एक नए तरीके से आपको, चाहे आप फार्माकोलॉजी हो चाहे कोग्नोसी हो, जितने भी डी फार्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।